प्रिय छात्रों किरण क्लासेस वार्षिकगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो एस्पायरेंट हैं, चाहे वो 72वीं बीपीएससी के प्रीलिमिनरी की परीक्षार्थी हैं या तैयारी 4 के कैंडिडेट हैं या दरोगा भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए यह विषय जो है उपयोगी है। परीक्षा के लिए बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। और आज का जो विषय है जीव विज्ञान से लेकर के हम आए हैं बायोलॉजी से। हम पिछले कई वीडियो में विज्ञान से संबंधित वीडियो में बना चुका हूँ और सब में यही कहा हूँ कि विज्ञान में तो 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो फिजिक्स से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बाद आपको बायो से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 ही विज्ञान से। केमिस्ट्री रह गया तो केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे प्रीलिमिनरी परीक्षा जो 71वीं बीपीएससी के 71वीं परीक्षा जो हुई थी, उसमें विज्ञान से कुल 20 क्वेश्चन थे, 20-22 क्वेश्चन था 71वीं के प्रीलिमिनरी एग्जाम में बीपीएससी के। और ऐसे भी दरोगा भर्ती के परीक्षा में 20 से 25 क्वेश्चन रहता ही है। तैयारी 4 के कैंडिडेट जो हैं, गुरुजी जो बनने जा रहे हैं, अगर उनका विज्ञान विषय है तब तो कहना ही क्या है, बहुत सा क्वेश्चन रह सकता है। अगर उनका 6 to 8 और 9-10 के हैं अभ्यर्थी तो उनका तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर विज्ञान है तो उसमें इससे प्रश्न आपका जरूर ही रहेगा। तो इस तरह से इन ऑल रिस्पेक्ट कहा जाए तो हम विज्ञान को इग्नोर करके, स्किप करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए विज्ञान को भी कम नहीं आंका जाए और प्रत्येक परीक्षा में 20 से लेकर के 20 से 22 क्वेश्चन तक आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स से, बायो से और केमिस्ट्री मिला करके रहता है, जिसमें फिजिक्स भौतिकी से ज़्यादा प्रश्न रहेगा और बायो से ज़्यादा प्रश्न रहेगा। विज्ञान से ही दोनों के बनिस्पत, फिजिक्स और बायो के बनिस्पत केमिस्ट्री में कम क्वेश्चन पूछा जाता है, कम क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए पर छात्रों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पर ध्यान दें और इससे जो समय बचता है तो आप बायोलॉजी पर ध्यान दीजिए और इससे जो कम समय इस पर दीजिए केमिस्ट्री के। जैसा कि आप जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रीलिमिनरी एग्जाम शायद जुलाई में ही होने वाली है, 27 जुलाई शायद संभावित डेट है, तो शुरू होने जा रही है। वैसे अभ्यर्थी जरा एक नज़र इसको देख लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन हम सेट किए हैं, जो टॉपिक, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि साइंस चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा किसी भी चैप्टर का तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आसानी से, आप अंदाज से भी उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं परीक्षा में, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट उस चैप्टर का कंप्लीट हो तब, याद हो तब। तो बार बार हम आग्रह यही करते हैं परीक्षार्थियों से कि विज्ञान में कंसेप्ट क्लियर रखिए, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन हल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जैसा कि हम पहले भी अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है 1 या 2 नंबर का, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है। काहे खतरनाक होता है, काहे मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू एक क्वेश्चन आपका सही है, अगर 2 नंबर का है तो 2 में 2 अगर मिल जाएगा, सही है तो 2 में 2 मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका गलत हो गया, गलत आंसर आप देती हैं तो 2 नंबर कट भी जाएगा। तो में दो कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, या तो सही या तो गलत, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है एग्जामिनर को नंबर देने के लिए।
तो इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन को इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है। इसको जरा सावधानी से आपको हल करना चाहिए प्रतियोगी परीक्षा में, ताकि अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें और मेरिट लिस्ट में आ सके, अपना स्थान बना सकें। तो चलिए आइए अपना विषय पर आते हैं। आज का हम टॉपिक जो लिए हैं वो रक्त से संबंधित है, ब्लड जीव विज्ञान में। रक्त क्या है? क्वेश्चन है कि यह एक तरल संयोजी उत्तक है। ये भी एक प्रकार का टिश्यू है। उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, उत्तक है। उत्तक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान में अगर पढ़ाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसी कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका कार्य और रचना संरचना एक जैसा हो, तो वैसे समूह को हम उत्तक, कोशिकाओं के वैसे समूह को हम उत्तक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि यह गाढ़ा होता है और तरल पदार्थ होता है। रक्त जो होता है वो गाढ़ा होता है और तरल लिक्विड जैसा होता है, लिक्विड है। आगे आप बढ़ते हैं। रक्त की संरचना, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, कैसे बना रक्त? तो कहता है आपका जीव विज्ञान कि रक्त में प्लाज्मा तथा रक्त दो चीजें रहती हैं। एगो आपको प्लाज्मा रहेगा और रहेगा रक्त रहेगा। यही दो चीज मिलकर के रक्त आपका बनता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त तो लिक्विड है, तो तरल भाग को उसमें कुछ रहता है तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का 55% भाग, 55% भाग जो है प्लाज्मा ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा रहता है 55%, और बाकी आपको 45% जो बचा आपका, वही आपका रक्त रहता है, ब्लड रहता है। ध्यान दीजिएगा, 55% प्लाज्मा और 45% रक्त रहता है। कुल मिला के हो गया 100%। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा रहता है? 55% रहता है। रक्त कितना रहता है? तो 45% रहता है। तो अब रह गया रक्त की रचना कैसे हुआ, बना कैसे रक्त, क्या क्या होता है? तो ये 3 प्रकार के कणों के मिलने से बनता है। रक्त का निर्माण 3 मौलिक कणों के मिलने से हुआ है। पहला है लाल रक्त कण, जिसको शॉर्ट में कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, RBC, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, लाल रक्त कण। दूसरा है श्वेत रक्त कण, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स। और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। यही 3 मौलिक कण है जिसके सब मिल करके रक्त का निर्माण करते हैं। रक्त की संरचना में आपको मोटा मोटी यही याद रखना है कि रक्त 3 मौलिक कणों के मिलने से बना हुआ है। पहला है लाल रक्त कण, जिसको अंग्रेजी में RBC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड कॉर्पुस्कल। दूसरा है श्वेत रक्त कण, शॉर्ट में इसको कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल। और तीसरा है प्लेटलेट। अब इन तीनों का हम अलग अलग अध्ययन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पहला आप लेके चलते हैं लाल रक्त कण, RBC जिसको कहा जाता है। तो मनुष्य के 1 बूंद खून में RBC की संख्या 57,000 होती है। मनुष्य का जो ब्लड है उसको 1 बूंद, ये 1 ड्रॉप लीजिएगा, उसमें RBC कितना रहेगा? 57,000। कितना रहेगा? 57,000 रहेगा RBC। 1 बूंद में 57,000 RBC होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रसायन पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखाई पड़ता है। इसका निर्माण रक्त मज्जा, RBC बनता कहाँ है? तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। बोन मैरो क्या है ये समझ लीजिए। अगर आप मीट खाते होंगे, मांस खाते हैं, तो हड्डी जो है, हड्डी खोखल के अंदर मज्जा भरा हुआ रहता है, खोखला रहता है। उसको आप बहुत से लोग खा जाते हैं। तो उसी हड्डी के अंदर खोखला भाग जो भरा हुआ रहता है, उसी में RBC का निर्माण होता है। लाल रक्त कण बनता है हड्डी के खोखले वाले स्थान में, जो कि भरा हुआ रहता है, वहीं पर RBC का निर्माण होता है। बोन मैरो में कहाँ निर्माण होता है भी पूछा जा सकता है कि रक्त RBC का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। हिंदी में कहेंगे रक्त मज्जा। इसका लाइफ कितना है? जीवन काल में इसका लाइफ 110 दिन से 120 दिन का होता है।
आरबीसी जब हड्डी के अंदर खोखले भाग में बन जाता है तो इसका लाइफ रहता है 120 दिन से लेकर के 110 दिन से लेकर के 120 दिन, 120वां दिन, 21वां दिन, 121वां दिन, 100 समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा लाल रक्तकण हड्डी के अंदर बन जाता है। ये काम क्या करता है? यह ऑक्सीजन वाहक होता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में एड़ी से लेकर के चोटी तक पहुंचाने का काम यही हीमोग्लोबिन आरबीसी करता है। एड़ी से लेकर के चोटी तक माने माथा तक पहुंचाने का, क्या चीज पहुंचाने का? ऑक्सीजन। फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के और समूचे शरीर में वितरण करता है। याद रखिए ये फंक्शन है। और उसके बाद कहता है कि यह जब फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के समूचे शरीर में पहुंचाता है। लाल रक्तकण और का काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, दूसरा काम करता है। तीसरा काम क्या करता है? जल के अनावश्यक अंश को अलग करता है। जल के अनावश्यक, अगर अब ज्यादा मात्रा में जल आ गया तो उसको पेशाब के रास्ता से ही बाहर करता है। कैसा होता है आरबीसी? तो गोल टिकिया के समान इसका रहेगा, इस तरह के रहेगा, गोल टिकिया के समान। जो गोली खाते हैं दवा, अंग्रेजी दवा गोली, उसी के समान इसका रहता है। गोल टिकिया के समान इसका आकार होता है। फिर से समझ लीजिए आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्मूला रेड ब्लड कॉर्पुस्कल। मनुष्य के एक बूंद खून में, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक बूंद खून में कितना आरबीसी होता है? तो 57,000 के आसपास होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो गोल टिकिया के समान होता है। आरबीसी क्या काम करता है? तो यह शरीर से काम क्या करता है? तो फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के एड़ी से लेकर के सिर तक पहुंचाता है। और क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और क्या काम करता है? जल जो अनावश्यक रूप से हमारे शरीर में है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे जल को इस शरीर से बाहर करता है। आरबीसी का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्तकण दूसरा है। श्वेत रक्तकण अंग्रेजी में डब्ल्यूबीसी कहेंगे, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल। हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 500 संबंध 1 होता है। अगर 500 आरबीसी है तो एगो डब्ल्यूबीसी रहेगा। 500 आरबीसी है तो एगो डब्ल्यूबीसी रहेगा। इसका आकार कैसा होता है? ये तो आरबीसी था लाल रंग के, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अंतर समझ लीजिए, डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है, जबकि आरबीसी जो था रेड ब्लड कॉर्पुस्कल लाल रक्तकण लाल था हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है वो रंगहीन होता है और इसका आकार जो होता है अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, कोई इसका निश्चित आकार नहीं है। जबकि आरबीसी के हम बताया कि गोल टिकिया के समान इसका आकार होता है। यह इसका जीवन काल कितना है? 15 घंटा से लेकर के 10 दिन का होता है। अगर ये इसका लाइफ पीरियड कितना है? 15 घंटा से लेकर के 10 दिन तक ही रहता है। उसके बाद 11वां दिन ईश्वरता समाप्त हो जाता है। फिर उसके जगह पर नया डब्ल्यूबीसी शरीर के बोन मज्जा में ही, बोन मैरो में ही इसका निर्माण होता है। इसका भी निर्माण वही होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में कहेंगे बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो अभी हम बताए कि हड्डी जो है, अगर आप मीट खाते हैं तो मीट खाते होंगे तो देखे होंगे कि हड्डी जो है उसके अंदर कुछ भरा हुआ रहता है, उसी को मज्जा कहा जाता है। बोन मैरो अंग्रेजी में कहते हैं, अस्थि मज्जा कहा जाता है हिंदी में। उसी हड्डी के अंदर आरबीसी का भी निर्माण होता है और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। इसका लाइफ पीरियड बताई दिए, 15 घंटा से लेकर के 10 दिन। 11वां दिन वह स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर उसके जगह पर शरीर में नया डब्ल्यूबीसी बन जाता है। डब्ल्यूबीसी काम क्या करता है? तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं को नष्ट करता है। अगर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी कारण से कोई रोग फैलाने वाला जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी जो है उसको घेर करके मार देता है और शरीर को रोग से रक्षा करता है, रोग से बचाता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। रोगाणु कैसे पहुंचा? तो हवा से पहुंच सकता है। जो हम सांस लेते हैं, हवा
उसमें भी हो सकता है जीवाणु जो हमारे शरीर में पहुंच करके रोग फैला सके। पानी से है, पानी दूषित है, उससे भी आपका पहुंच सकता है जीवाणु अंदर, तो वो भी रोग फैला सकता है। तो जैसे ही जीवाणु, रोग फैलाने वाला जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, यही WBC उस पर अटैक करता है रोगाणुओं पर और उसको समाप्त कर देता है, जिससे हमारा शरीर रोग ग्रसित होने से बच जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह शरीर में रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है या रोग निरोधक क्षमता रखता है, प्रदान करता है शरीर को। यह और दूसरा काम क्या है, यह शरीर के टूटे फूटे ऊतकों के निर्माण में भी सहायता करता है। अगर शरीर में कहीं चोट लग गई, घाव हो गया, तो वहाँ के जो सेल है, कोशिका है, उसको मरम्मत भी करता है, उसको ठीक करता है। ठीक करने का काम में भी सहायता WBC करता है। श्वेत रक्त कण, हिंदी में श्वेत रक्त कण, अंग्रेजी में WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल। अगला है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट है। यह आरबीसी से कम और WBC से अधिक संख्या में हमारे शरीर में रहता है। मैंने आरबीसी से, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल से कम और WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल से ज्यादा रहता है। क्या काम करता है भाई? यह रक्त के थक्का बनाने में, क्लॉटिंग में सहायता करता है। भाई द वे किसी आदमी की दुर्घटना हो जाती है, कहीं से खून बहने लगता है, तो अगर बहते हुए छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि रोगी की मृत्यु हो जा सकती है। तो इसीलिए भगवान के तरफ से ऐसा रचना बनाया गया है, भगवान बना दिए हैं कि अगर खून कट गया, कोई शरीर का अंग भी कट गया, खून बह रहा है, तो कुछ देर के बाद वहाँ पर वो जम जाता है और जिसके कारण खून का बहना रुक जाता है। तो क्लॉटिंग इसको कहते हैं। रक्त के जमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना, जिससे शरीर से अधिक रक्त नहीं निकलता है और रोगी की जान या उस घायल व्यक्ति की जान बच जाती है। तो प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग का काम करता है। ऐसे भी क्लॉटिंग का काम भी विटामिन के भी करता है, क्योंकि रक्त में फाइब्रिनोजिन नामक एक रसायन पाया जाता है। फाइब्रिनोजिन पाया जाता है, जो हवा के संपर्क में आते ही वहां पर रक्त को गाढ़ा कर देता है, क्लॉट बना देता है, थक्का बना देता है, जिससे शरीर से अधिक रक्त नहीं निकलता है। एक बात और मैं बता दूं कि आदमी के वजन का 20वां भाग, ध्यान दीजिएगा, 20वां भाग ब्लड होता है, वजन का, वेट का, WEIGHT, वेट का 20वां भाग शरीर में ब्लड रहता है। वजन का 20वां भाग, बशर्ते कि आदमी स्वस्थ हो, रोगी ना हो, फूला उला ना हो शरीर, तो उसका आप वजन कर लीजिए। आप भी अपना वजन करके उसमें 20 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा कि हमारे शरीर में इतना। जैसे बाय द वे किसी व्यक्ति का वेट 60 किलो है, 60 किलो है, तो 60 भागा 20, तो 60 में 20 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा कट के। 3 किलो के आसपास आपके शरीर में रक्त है। आप स्वस्थ हैं तब, स्वस्थ शरीर है तब। तो फिर से याद दिला देते हैं कि आदमी के वजन का 20वां भाग ब्लड होता है। तो वजन के हिसाब से आप 20 से भाग दे दीजिए, तो आपके शरीर का रक्त कितना है वो जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट तो आप समझ ही गए कि प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट है। इसका आरबीसी से कम रहता है और WBC से संख्या ज्यादा रहती है, शरीर में रहता है। और इसका काम करता है कि रक्त को जमने में मदद करता है। रक्त कैसे जमता है, तो हम अभी बताया कि रक्त में फाइब्रिनोजिन नामक एक रसायन पाया जाता है। जब ही यह रक्त जो है हवा के संपर्क में आता है, तो वहां पर वह गाढ़ा होने लगता है और वहां पर कटे हुए स्थान पर वह गाढ़ा हो जाता है और थक्का बन जाता है, जिससे शरीर का अतिरिक्त रक्त बाहर नहीं निकल पाता है और घायल व्यक्ति की जान बच जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है
कि रक्त तो शरीर में भी है, वहां पर भी है ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वहां पर भी हवा से संपर्क में रहता है, तो वहां पर क्यों नहीं जमता है? धमनी और शिरा में भी रक्त क्यों नहीं जमता है? तो यह ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में हिपैरिन नामक एक रसायन पाया जाता है, उत्पन्न होता है, हार्मोन है जो रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। हिपैरिन एक रसायन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, रक्त काम क्या करता है? रक्त का हमारे शरीर में क्या काम है? तो पहला काम है कि पचे हुए भोजन का वितरण करता है। पचे हुए जो हम भोजन करते हैं पचता है, पचने के बाद रस और रक्त बनता है, तो उस रस को यहीं से लेकर के चोटी तक अर्थात सिर तक पहुंचाने का काम रक्त ही करता है। दूसरा है ऑक्सीजन का वितरण, जो हम सांस लेते हैं फेफड़ा में जाता है, वहां से ऑक्सीजन ले करके फिर कह रहे हैं कि एड़ी से लेकर के सिर तक पहुंचाने का काम रक्त ही करता है। किसको पहुंचाने का काम? ऑक्सीजन के पहुंचाने का काम। बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा रह भी नहीं सकते हैं, तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तीसरा काम है क्या? कि व्यर्थ पदार्थों को शरीर से निष्कासन, जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उसको शरीर से बाहर करता है। चौथा काम क्या है? रोगाणुओं का विनाश। अभी हम कहे थे कि अगर कोई जीवाणु हमारे शरीर में रोग फैलाने वाला जीवाणु हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चल जाता है, तो WBC उसको घेर करके मार देता है और शरीर को रोगी होने से बचा लेता है। तो रोगाणु का विनाश करता है। पांचवा काम क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ आदमी का 98.4 डिग्री रहता है। इससे ज्यादा बढ़ेगा तो बुखार माना जाएगा, इससे कम है तो वो भी अस्वस्थ का ही लक्षण है। तो 98.4 98.4 इसको बनाए रखने का काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है, माने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। 5 वो काम करता है। छठा है हार्मोन का वितरण। शरीर में कई तरह के हार्मोन होते हैं और उसका वितरण यहीं से लेकर के चोटी तक रक्त ही पहुंचाता है। अब आ जाइए रक्त समूह पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो मनुष्य में हमारे जितने भी मनुष्य हैं उनमें जो रक्त है उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, तीसरा है ग्रुप AB और चौथा है ग्रुप O। ग्रुप O ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वास्तविक दाता। अर्थात कहने का मतलब O ग्रुप वाला व्यक्ति अगर खून डोनेट करता है तो इसका खून A वाले ग्रुप में भी चढ़ जाएगा, B वाले व्यक्ति वाला में भी चढ़ जाएगा, AB वाला भी व्यक्ति में भी चढ़ जाएगा, और वो तो वो है ये है। इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वास्तविक। और AB ग्रुप वाले को व्यक्ति यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। माने AB ग्रुप वाला जो व्यक्ति है खून वाला, जिनका ग्रुप AB है, तो वो यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, वास्तविक रिसीवर होते हैं। उनमें भी कोई भी चढ़ा दीजिएगा आप, चाहे A ग्रुप चढ़ा दीजिए, चाहे B ग्रुप चढ़ा दीजिए, चाहे AB ग्रुप चढ़ा दीजिए, सब को ग्रहण कर लेता है। लेकिन खून चढ़ाने में सावधानी है कि ये ग्रुप वाला व्यक्ति को A ग्रुप वाला ही चढ़ेगा, B ग्रुप वाला व्यक्ति को B ग्रुप, अगर रक्त में चढ़ाने की बारी आती है तो B ग्रुप वाला ही चढ़ेगा, AB को AB ग्रुप वाला ही चढ़ेगा, O के O ग्रुप वाला ही चढ़ेगा। लेकिन वो यूनिवर्सल डोनर है, कह रहा है कि वास्तविक दाता है, तो वो वाला ग्रुप जो है तीनों व्यक्ति में चढ़ सकता है, तीनों व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है। ऐसे A वाला B में चढ़ा दीजिएगा, B वाला A में चढ़ा दीजिएगा तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इस पर जरा ध्यान देना है कि ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है, ब्लड ग्रुप A, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। O ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर और AB ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। आगे आप थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में जान लीजिए। एक सामान्य मनुष्य
कि धमनी में प्रवाहित रक्त का दाब प्रेशर पारा के 120 mm के बराबर होता है। 120 mm जो धमनी में हमारे शरीर के धमनी में जो रक्त प्रवाहित होता है वो पारा के 120 मिलीमीटर के बराबर होता है। और यही दाब डायस्टोल के समय माने नीले जब फूलने की क्रिया है, फूलता है, नीले हृदय का अंग है, फूलता है, तो यही डायस्टोल जो है वो यही मान जो है वो 80 mm के बराबर हो जाता है। 80 mm के बराबर हो जाता है। इसे ही रक्तचाप हम कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहा जाता है। व्यक्ति के उम्र के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। व्यक्ति के उम्र के हिसाब से ही ब्लड प्रेशर जो है वो घटता बढ़ता रहता है। बच्चा है तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, युवा हैं तो 120 से बाई 80 यही माना जाता है। 50-55 वर्ष के हैं तो 125-30 भी हो सकता है। इस तरह से ही वैरी करता है एज के अनुसार ब्लड प्रेशर। सामान्यतः वयस्क में 120 बाई 80 mm माना गया है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसका ब्लड प्रेशर सही है। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन एक खास बात मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों साथियों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मैं तो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता हूँ। और मैं यही आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक साथियों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं फिर आपको कुछ नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हो सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।